हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमपीसी 002 यानी एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे मिडिल चाइल्डहुड से। इससे पहले के वीडियोस को आपने कवर कर लिया है प्रीवियस 5 वीडियोस में, इसके प्रीवियस एक्सप्लेनेशन को। और आज जो है वो 6th वीडियो है जिसमें मिडिल चाइल्डहुड तो हम कवर करेंगे ही। मिडिल चाइल्डहुड से अब तक ज़्यादा क्वेश्चंस बने नहीं हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि चाइल्डहुड मिलाकर ही एक है। आपके नोट्स में मैंने उनको पार्ट्स में इसलिए ब्रेक कर दिया है जिससे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज ना हो। पहले जब आपने इजी नोट से पढ़ा था तो वहाँ पे चीज़ें मिक्स थी, और इस बार हमने ये बेहतर किया है काम कि चाइल्डहुड को सेग्रीगेट कर दिया है। तो अगर क्वेश्चन सोशल डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड आता है तो वो टॉपिक अलग कर दिया है, और अगर सोशल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव चाइल्डहुड के प्री में आता है तो वो अलग कर दिया है। तो आपको अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग फीचर्स रहेंगे तो माइंड में क्लैरिटी ज़्यादा बनेगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार का जो हमारा इंडेक्स है ना वही सबसे अट्रैक्टिव है, क्योंकि इंडेक्स से इतनी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं कि फिर अंदर क्या पढ़ना है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। अच्छा, आज के वीडियो में ये 2 टॉपिक तो नहीं लेंगे, जस्ट 2 तो नहीं लेंगे, बड़ा बनाएंगे इस वीडियो को। कोशिश करेंगे इंटेलेक्चुअल की ये चारों टॉपिक्स को हम कवर कर लें। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो एडोलेसेंस के साथ क्लब कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ये 3 ही टॉपिक हम लेंगे। तो हो सकता है इधर से उठाकर एक हम इसमें डाल दें, जिससे कि बेस्ड ऑन द लेंथ देखते हैं अभी कितना चलता है हमारा वीडियो। आ जाते हैं हम उस पेज पर जहाँ से हमें अपना मिडिल चाइल्डहुड का टॉपिक स्टार्ट करना है। 6 ईयर्स तक के बच्चों पर हमने स्टडी कर ली थी, जो कि हमारा प्री चाइल्डहुड था। 2 से 6, 2 से 6 ईयर्स, और 6 to 7 भी यूज़ हुआ था। वो कहीं पर आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ा था तो वो 7 भी रेफर कर रहे थे उसको। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। ये जो हम रेंज पढ़ रहे हैं ये 6 मंथ 1 ईयर की रेंज में आगे पीछे हो सकती है, इट्स कम्प्लीटली ओके। तो मिडिल चाइल्डहुड की अब हमें बात करनी है, क्या क्या इसके फीचर होते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मैंने आपको बोला था कि हर एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डाली हैं, जिससे कि उसके बारे में और पता चल पाए, एक ओवरव्यू हो जाता है। और फिर आएंगे मेन टॉपिक पर। तो इतना पार्ट तो जस्ट एन इंट्रोडक्शन ही है। आइए शुरुआत करते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि मिडिल चाइल्डहुड की जब बात होगी तो वो 6 से 12 ईयर्स का होगा, यानी मिडिल चाइल्डहुड के खत्म होने पर एडोलेसेंस शुरू होता है। एडोलेसेंस कब शुरू होता है? 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स माना जाता है कि इस एज के अबाउट आते आते प्यूबर्टी को बच्चे गेन करने लगते हैं और वो एडोलेसेंट के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उससे पहले तक का जो टाइम है वो मिडिल चाइल्डहुड कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब तक जो चीज़ें चल रही थी बच्चे की लाइफ में, 2 से 6 साल के बीच में जो भी चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही थी, उन सब में एक +1 आप मान लीजिए, वो एक और सीढ़ी आगे बढ़ जाता है। जैसे अगर डिपेंडेंस की बात करें तो पहली स्टेज से, उससे पहली जो स्टेज थी 0 से 2, वहाँ से इन्फेंसी से जब वो निकला था तो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो गया था। अब यहाँ पर उससे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ऑलमोस्ट हर काम को अपने खुद कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो बच्चा यहाँ पर नहीं कर सकेगा। उसके जो रिलेशनशिप हैं दूसरों के साथ में, पीयर के साथ में स्ट्रॉन्ग होंगे। अटैचमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो और बेहतर हो जाएंगे, और वो अटैचमेंट ना रहकर प्रॉपर रिलेशनशिप की फॉर्म में नज़र आने लगेंगे। काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। लॉजिकल थिंकिंग में भी इंक्रीज़ होता है। एकेडमिकली बहुत कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। अब एकेडमिकली तो क्या कहें, 6 ईयर्स के बच्चों पे भी पढ़ाई का आजकल अच्छा खासा प्रेशर होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि 6 से जो 12 का फेज़ होता है, इसमें बच्चे को ये समझ आ जाती है कि उसको अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना है। समझ तो आ ही जाती है, फिर इंटरेस्ट जो भी रहे, लेकिन समझ आ जाती है। ओके, सोशली मैच्योर होता है, इमोशनली भी ग्रो करता है, और एडोलेसेंस के फेज़ में पहुंचने के लिए वो ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा होता है। पर ग्राउंड वर्क 6 ईयर से तैयार नहीं होता, वो 12 तक आते आते उसके करीब में रेडी हो जाता है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ काफ़ी स्टीडी हो जाती है। मोटर स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। बच्चे ऐसे कई सारे स्किल्स को परफॉर्म करने लगते हैं जिनमें उनके मोटर एक्शन का यूज़ होता है, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन वो चीज़ें होने लगती हैं। लॉजिकल और कॉन्क्रीट थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। मेमोरी और अटेंशन बढ़ता है। सेम जेंडर पीयर ग्रुप्स के फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पे गर्ल्स के साथ और बॉयज़ के साथ ग्रुप बनाना पसंद करते हैं। आप देखिए 11-12 साल के बच्चे जो होंगे वो गर्ल्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिजिकल एक्टिविटी में खूब इन्वॉल्व होते हैं बच्चे। फ्रेंडशिप और पीयर अप्रूवल को लेकर काफ़ी अवेयर हो जाते हैं कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपने दोस्त के लिए ऐसा करूँ, ये फीलिंग इनके अंदर आने लगती है। इमोशनल रेगुलेशन भी इम्प्रूव होने लगता है, और खुद को लेकर भी अवेयरनेस होने लगती है कि मैं कैसे ड्रेस पहना हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे किसी ने डांटा तो नहीं, कौन मुझे प्यार कर रहा है, हर चीज़ को लेकर एक अवेयरनेस इनके अंदर आने लगती है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ एस्टीम स्कूल लेवल पर अगर देखें, एकेडमिकल ही ज़्यादा होता है, तो बच्चे कम्पीट करते हैं और दूसरे से बेहतर करने की भी कोशिश करते हैं। ये भी एक हमें देखने को मिलता है। मॉरल अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी रूल बेस्ड हो जाती है और फेयर हो जाती है। मतलब अभी लॉजिक के साथ में वो मॉरल्स को समझते हैं।
इससे पहले की स्टेज में उन्हें पता होता है कि चोरी करना गलत बात है, एक स्टेटमेंट की तरह पता होता है। यहाँ पर आते आते वो समझते हैं कि चोरी करना गलत बात क्यों है, हर चीज़ के पीछे का। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन इसके अलावा हर एक मॉरल वैल्यू जो होते हैं वो एक आपके लॉजिक के साथ चलते हैं। तो इसके अंदर हमें 2 टॉपिक्स को कवर करना है। मिडिल चाइल्डहुड को अगर आपने इस इंट्रोडक्शन से समझ लिया तो बाय एनी चांस अगर मिडिल चाइल्डहुड का कोई और एरिया भी डेवलपमेंट का आ जाता है तो पॉइंटर्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें मिडिल चाइल्डहुड में हमें देखने को मिलती हैं, बेस्ड ऑन दैट आप वो दूसरे टॉपिक क्या ये भी बना सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? सोशल डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है and it is very more refined and complex. Children build deeper connection with peers, सोशल नॉर्म्स को समझने लगते हैं और आइडेंटिटी का सेंस होने लगता है। अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर एक अवेयरनेस आ जाती है। अभी ये तो नहीं कह सकते कि उन्हें बहुत रहता है कि मैं, ये वाली बात नहीं होती बच्चों के अंदर, लेकिन हाँ एक वो भी वैल्यू करते हैं, इतनी एक सेंस उनके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है? सबसे पहले पीयर रिलेशनशिप स्टेबल होते हैं, लॉयल्टी, ट्रस्ट, शेयर्ड वैल्यूज़ रहती हैं। चिल्ड्रन एंगेज इन कोऑपरेटिव प्ले एंड स्ट्रक्चर्ड ग्रुप एक्टिविटीज़। पीयर ग्रुप्स शेप बिहेवियर, दोस्तों से जो सीखते हैं वो फॉलो करते हैं, एक दूसरे के ही रोल मॉडल बन जाते हैं कि मेरी फ्रेंड तो ऐसा करती है मैं भी वैसा करूँगी, एक दूसरे को कॉपी करना, इमिटेट करना। यहाँ से काफ़ी सारे सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना और इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ इमेज डेवलप करना। तो ये दोस्तों की वजह से आता है जो जिनके साथ ही रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। अब ये दोस्त ज़्यादातर एकेडमिकली स्कूल में ही मिलते हैं, इसके अलावा फैमिली फ्रेंड्स में भी फ्रेंड्स हो सकते हैं या आसपास रहने वाले दोस्त भी हो सकते हैं। दूसरों को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, डेवलप होने लगती है, मतलब एम्पैथेटिक बिहेवियर। और इसके अलावा कुछ भी जो इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की जो एक टेंडेंसी होती है ना वो भी आने लगती है। सोशली नेगोशिएट करना, दूसरे की प्रॉब्लम पे लॉजिक देना, यानी 2 फ्रेंड्स अगर आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में नेगोशिएशन करने की कोशिश करना। इस तरीके के सोशल स्किल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। जेंडर एंड सोशल रोल्स जो होते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने लगते हैं। जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स की धीरे धीरे अवेयरनेस आती है। इंक्रीज अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर तरीके से सब समझने लगते हैं, नहीं, अल्टीमेटली होते बच्चे ही है, पर काफ़ी हद तक वो भी डेवलप होने लगता है। ये एक चीज़ है कि उनके अंदर सेम पीयर ग्रुप के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है इस टाइम पर। मीडिया और कल्चर का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि उनके बिहेवियर में नोटिसेबल होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल कंपैरिजन की बात करें तो धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो जब एडोलेसेंट की कैटेगरी में आने लगते हैं तो वो अपने आप को बड़ों से अपना कंपैरिजन करने लगते हैं कि वो भी तो ऐसा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरीके की जो टेंडेंसी होती है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, दूसरों के स्किल्स से, अपीयरेंस से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। सेल्फ एस्टीम इज शेप्ड बाय पीयर फीडबैक, एकेडमिक सक्सेस एंड पेरेंटल सपोर्ट। इसके अलावा पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस। अगर ये पॉजिटिवली इनका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है तो मैंने टीचर से प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, केयर मिल रही है, केयर गिवर्स प्यार कर रहे हैं, तो एक अच्छी सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी, वरना इमोशनली डिस्ट्रेस में भी चले जाएंगे। और यहाँ ये जो फेज़ है इसमें जो रोल होता है अडल्ट्स का, यानी जो उनके टीचर हैं, कोचेज़ हैं, वो उनको रोल मॉडल की तरह देखते हैं। सबसे ज़्यादा इस उम्र में बच्चे टीचर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। टीचर्स से इन्फ्लुएंस 6 ईयर तक भी थे, वहाँ पे भी हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पे टीचर्स के अलावा भी हो सकते हैं, कुछ और पब्लिक फिगर्स हो सकती है जिनकी तरफ इनका अटेंशन चला जाए। जैसे आप देखेंगे कि म्यूज़िक में उनको कोई पर्टिकुलर हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, बॉयज़ का स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहता है कि ये जो है वो प्लेयर मेरा फेवरेट है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सपोर्टिव अडल्ट्स एनकरेज इमोशनल सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो इस तरीके के सोशल फैक्टर्स होते हैं और इस तरीके का सोशल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कि मिडिल चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अभी प्रीवियस वीडियो में जो आप पियाजे की थ्योरीज पढ़ के आए थे, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस था वो वीडियो, 4th वीडियो था, जहाँ पे हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, तो डिफरेंट स्टेजेस को हमने पढ़ा था। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होगी और वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी और चीज़ों को भी हम कवर करेंगे क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में केवल पियाजे का डेवलपमेंट तो नहीं है, वही कॉन्सेप्ट तो नहीं है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ वो इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर मैं कहूँगी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफ़ी सारी लॉजिकल रीजनिंग बढ़ जाती है, मेमोरी की कैपेसिटी अच्छी बढ़ जाती है और एकेडमिकली स्किल एक्वायर कर लेते हैं। स्किल एक्विजिशन का मतलब हो गया कि समझ के पढ़ना। इससे पहले जो स्टेज थी वहाँ तक हम बच्चों को सिर्फ रटा रहे थे, बच्चा टेबल्स रट रहा था। बच्चा यहाँ पे आके जो है बच्चा 6 ऑनवर्ड धीरे धीरे समझने लगता है कि किसी नंबर के रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो वो टाइम के साथ
उसे समझ में आता है। लेकिन उससे पहले जो है बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग मिडिल चाइल्डहुड में आते आते बच्चे के अंदर वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने प्रीवियस स्टेज में देखी थी कि जिनको वो धीरे धीरे अडेप्ट करने लगता है। जैसे कि बच्चे लॉजिकली तो सोचने ही लगते हैं कॉन्क्रीट इवेंट्स के बारे में। इसके अलावा वो कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से अवेयर हो जाते हैं। यानी कि उन्हें मालूम होता है, चाहे वो एकेडमिक लेवल पर अंडरस्टैंड करें, अपने कॉमन सेंस से चीज़ों को समझें, अपने एक्सपीरियंसेस से समझें, लेकिन वो ये समझ पाते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का अमाउंट जो है वो शेप चेंज होने पर वो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उनके माइंड में क्लियर होता है कि चीज़ें की एक्चुअल वैल्यू जो है वो नहीं बदलती। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है, जैसे कोई भी मेंटल एक्शन हो या फिजिकली भी हो, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, फिजिकल में टू सम एक्सटेंट, बट मेंटली तो कर ही सकते हैं। क्लासिफिकेशन सीरिएशन में ग्रुपिंग और सब्जेक्ट्स के ऑर्डर को वो या ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर को वो एक सीरियल में कर पाता है। इसके बाद जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें मेमोरी और अटेंशन में क्या फ़र्क आता है। मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है वो रिहर्स करी जा सकती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, एलैबोरेशंस यूज़ होते हैं। वर्किंग मेमोरी में लॉन्गर अटेंशन स्पैन होता है, चीज़ें बच्चे इस टाइम पर अच्छे से याद जो करते हैं वो याद रख पाते हैं। यहाँ पे मेटाकॉग्निशन का भी डेवलपमेंट होता है, यानी अपनी थिंकिंग को मॉनिटर कर पाना, अपनी थिंकिंग को रेगुलेट कर पाना, ये चीज़ें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात करें तो वोकैब स्पेंड होती है बहुत अच्छे तरीके से, ग्रामर और सिंटेक्स इंप्रूव होता है, ह्यूमर, सरकाज़म, फिगरेटिव लैंग्वेज, इनमें भी हमें बेटर तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट होते हुए क्लियरली नज़र आता है। रीडिंग राइटिंग स्किल इन्हांस होते हैं, एकेडमिकली बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, जिसमें लैंग्वेज और कम्युनिकेशन वाले पार्ट पर उनका बहुत अच्छे से अपग्रेडेशन नज़र आता है। एकेडमिक लर्निंग की बात करें तो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एमर्ज होती है मैथ और साइंस में। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि कैसा बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं, बट एक जनरल बात करें तो होता तो इम्प्रूवमेंट ही है। यानी अगर 8th क्लास तक अगर कोई बच्चा आया है, वो इंटेलेक्चुअली अगर लो भी है, तो वो जो क्लास 5 में रहा होगा, 6 में रहा होगा, उससे वो अपग्रेड तो करता ही है, चाहे उसका डिफरेंस कम ही क्यों ना हो। चिल्ड्रन लर्न टू फॉलो मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शन और एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्पीड में ग्रोथ नज़र आती है, यानी एनालिटिकल थिंकिंग भी अच्छी हो पाती है उनकी, और वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि बस सुना और उसको समझ लिया। स्कूल और एनवायरनमेंट का इसमें क्या रोल होता है। स्कूल प्रोवाइड स्ट्रक्चर लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ये तो स्कूल का ही काम है, तो ये स्कूल ही करता है। और इसमें खास तौर से टीचर जो होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चों को प्रमोट करते हैं, क्रिएटिविटी के लिए बच्चों को प्रमोट करते हैं। एजुकेशनल सक्सेस जो है वो सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन से लिंक होती है। इस टाइम पर जो बच्चा जैसा एजुकेशनली परफॉर्म करता है उसी के हिसाब से उसको एक कंसीडर किया जाता है। कहते हैं ना कि उनका बेटा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो तो बहुत होशियार है, तो वो होशियारी या समझदारी या बेवकूफ़ी सब इसी कैटेगरी में फॉल हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए दोनों जो टॉपिक है ना अलग अलग हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग होती है, लर्निंग अलग होती है, ये तो आपकी मेन हेडिंग है। अभी जब मैंने आपको इंडेक्स में दिखाया था, मैं एक बार आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ पढ़ाने से पहले, समझा भी तो दूँ कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ आपको। मुझे 4th पेज पे आना था। इंटेलेक्चुअल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है ना, ये एक टॉपिक नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो हैं, इसीलिए ये एक मेजर हेडिंग हमने डाली है। अब इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इसके रेमेडियल मेजर को पढ़ेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन होती क्या है, ये है ना, इंट्रोड्यूस करेंगे इसको आपको। इसीलिए मैं कह रही थी कि जितने लेंथ के हिसाब से जितने टॉपिक हो पाएंगे वो हम कवर करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पढ़ने के बाद ये जो टॉपिक है ना, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ये अक्सर इसके संग जोड़ के पूछा गया है 10 मार्कर में, बहुत पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इसकी लेंथ तो छोटी रखी है यहाँ पे समझाने के लिए, क्योंकि अलग से नहीं पूछा जाएगा ये, ना ही 6 मार्कर में अलग से पूछा जाएगा। अगर पूछ भी लिया तो खैर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सो फार तो ये इसके संग कनेक्ट होकर ज़्यादा आया है, ठीक। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी, देखिए अलग टॉपिक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या रेमेडियल प्रोग्राम होने चाहिए ये भी हम कवर करेंगे। तो आइडियली होना तो ये आज ही के वीडियो में कवर चाहिए। चलिए देखते हैं हम अपनी स्पीड पे कहाँ तक हम जाते हैं, कितना हम कर पाते हैं, है ना। फिलहाल तो सब सही चल रहा है। अब इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटी को हम समझ लेते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन है, इसको आपको कहीं यूज़ नहीं करना है, पहले समझना है। जब तक समझेंगे नहीं कि बात चल क्या रही है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। फिलहाल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रेफर टू सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर। अब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है, अडेप्टिव बिहेवियर क्या है, पहले ये तो समझिए, तभी हमें समझ में आएगा कि इन दोनों में अगर कोई लिमिट लग जाए, यानी हमारे समझने पर अगर कोई ब्रेक लग जाए, हमारे इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन सेट हो जाएं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी, वो डिसेबिलिटी की फॉर्म होगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे हम आईडी भी कहते हैं, पुराना नाम था इसका मेंटल रिटार्डेशन, अगर आपने कभी सुना है
मेंटल रिटार्डेशन वर्ड, तो ये उसका पुराना नाम था। अब इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, पर्सन की जो भी इंटेलिजेंस के लेवल पर फंक्शनिंग है, यानी कोई किसी काम को कितना अच्छे से करता है, किसी भी टास्क को कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है दिमागी तौर पर। मैं फिजिकल लेबर की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो अगर फिजिकल लेबर की बात आए तो मजदूर से अच्छा काम ईंट उठाने का या चीज़ों को करने का कोई नहीं कर सकता, तो वहाँ की बात नहीं हो रही है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जहाँ पे दिमागी काम हो और मेंटल प्रोसेसिंग अच्छी हो जाए। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी पर्सन की जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो वीक है, ऐसे बच्चे क्लास में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे बच्चे अपने आसपास आप देखेंगे, क्वेश्चन पूछ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा सा एकेडमिकली लो है या इंटेलेक्चुअल लेवल इनका कम है, पर हम सबको उठा के डिसेबिलिटी में नहीं डाल रहे हैं। मैं अभी ये समझाने के लिए एक बात एग्जाम्पल कह रही हूँ। और अडेप्टिव बिहेवियर क्या है? अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब है कि एक बिहेवियर इस तरीके का जो कुछ बच्चे हर तरीके के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं हो पाते। नए स्कूल में गए तो टीचर से प्रॉब्लम है, बच्चों से प्रॉब्लम है। नई जगह में रहने के लिए गए तो वहाँ का फूड अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं लग रहा है। तो किसी भी तरीके के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट ना कर पाने पर जो वो बिहेवियर दिखाई देता है, उससे हमें समझ में आता है कि बच्चा मैल अडेप्टिव है या फिर अडेप्टिव है। तो जब अडेप्टिव बिहेवियर में भी कोई लिमिटेशन लग जाती है, यानी उसको उस तरीके से बच्चा अडेप्ट कर नहीं पा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल की कैटेगरी में आ सकता है। इसके अंदर सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स कवर होते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे किसी भी बच्चे को देखेंगे तो उसको डिसेबिलिटी में डाल देंगे। उसके तो बहुत पैरामीटर्स हैं, वो खैर बहुत डिटेलिंग हो गई। दीज लिमिटेशन अपीयर बिफोर द एज ऑफ 18 एंड अफेक्ट द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, पहली बात तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। जब न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात हो रही है बच्चों की। अभी यहाँ पे जो स्टेज, हम जिस स्टेज के अराउंड आप पढ़ रहे हैं ना, ये भी समझिएगा अपने सिलेबस में आप ये जो टॉपिक है वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी एडोलेसेंट तो आया नहीं, मैंने बीच में डिसेबिलिटीज़ डाल दी, तो ये 18 से पहले की प्रॉब्लम्स हैं। ये किसी भी एज में, इससे 18 से पहले किसी भी एज में डिटेक्ट हो सकती हैं। ज़्यादातर ये 10-12 के अराउंड ही हो जाती हैं। बहुत आगे तक जाने से पहले ही बच्चे को देख के या तो पेरेंट्स समझ जाते हैं, टीचर समझ जाते हैं, क्योंकि वो उसको 12th पास होने तक का इंतजार थोड़ी करेंगे कि जो 12th की मार्कशीट के मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे हम देखेंगे। ऑफ कोर्स आई नो ये काफ़ी सिली सा साउंड कर रहा होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, तो कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज ऑफ्टन असेस्ड ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट वेयर अ स्कोर बिलो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 75 में इंडिकेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जब भी जो स्कोर है वो 70 से बिलो जाता है। अब 70 से बिलो जाने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ, हालांकि मैंने क्लासिफिकेशन नीचे किया हुआ है तो वहीं पे समझाऊंगी, चलिए इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती हूँ, ये पार्ट कवर कर लूँ। मैं इसको देख के टेबल समझाने जा रही थी, पर ध्यान आया टेबल तो मैंने नीचे बनाई हुई है। इंडिविजुअल्स, इसको मैं कंप्लीट करूंगी, अभी रुकिएगा। इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में एक्सपीरियंस डिले इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन, क्योंकि मैंने आपको भी बताया ये एक डेवलपमेंटल इशू है। इंटेलेक्चुअली एक्टिव ना हो पाना, अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से उस इंटेलिजेंस को पजेस ना करना। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल का बच्चा एक सिंपल पजल सॉल्व कर सकता है, ये कहाँ से आया? ये किसी रूल बुक में तो नहीं पढ़ के आए हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहे हैं। पर बच्चा नहीं कर पा रहा है। वो मान लीजिए एक बच्चा चूहे बिल्ली वाली मेज़ को नहीं कंप्लीट कर पा रहा है कि चूहे को ले जाके बिल्ली के पास लेके जाना है, या बिल्ली को चूहे जिसके भी पास ले जाना है, नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, तो कर ही नहीं पा रहा है ना। खैर मैंने काफ़ी वैसा लेवल भी ले लिया। तो कुल मिलाकर जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि बच्चा एकेडमिक टास्क, सोशल स्किल में उसकी डिफिशिएंसी, डेली टास्क को परफॉर्म ना कर पाए, ऐसा कुछ भी हम एक्टिविटी में जब बच्चे के अंदर फंक्शनिंग में ऐसा देखते हैं डिस्टर्बेंस टाइप का, तो हम कहते हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी हो सकती है। कॉजेज कैन इंक्लूड जेनेटिक कंडीशन, पेरेंटल इश्यूज़, फिर तो बहुत सारे जो इश्यूज़ हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सब होते हैं। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन सिवियरिटी लेवल इंक्लूडिंग IQ रेंज। अभी अभी हमने एक बात करी थी जिसमें हमने ये कहा था कि डिसेबिलिटी को हम पता कैसे करेंगे, बिलो 70। बहुत अच्छा तरीका है। एक तो ये याद रखिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। प्रोफाउंड लोएस्ट कैटेगरी है। प्रोफाउंड तक आने वाला बच्चा, यानी IQ को जब कैलकुलेट किया जाता है, और वो कैसे किया जाता है, किसी भी बच्चे के ऊपर स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट को अप्लाई करते हैं और उस बच्चे के एज ग्रुप के बच्चों के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को अगर वो बच्चा अटैम्प्ट कर पाता है, नहीं कर पाता है, जो भी करता है वो, तो जब उसका IQ का स्कोर आएगा, तो अगर उसका स्कोर 50 से लेके 55 से लेके 70 तक है, इसके बीच में मान लीजिए उसका जो है स्कोर 59 आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चा जो है वो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पजेस करता है। सिंपल।
अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये स्कोर आपको ना याद होने चाहिए, एग्जामिनेशन में लिखने के अलावा ना जनरली पता होने चाहिए ये टॉपिक ऐसा है, आप इसे बच के कहीं नहीं जा सकते अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ, आप 70 याद रखिए कि 70 से बिलो अगर किसी बच्चे का IQ है तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की कैटेगरी में आएगा। लेकिन 70 के नीचे 4 कैटेगरी होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो उन 4 के हम वैल्यू का वेरिएशन कैसे याद रखें? 70 में से 15 माइनस करिए, कितना आया? 55। तो जो अगली कैटेगरी है वो कहाँ तक जाएगी? मैक्सिमम 55 तक। ओके, और या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 55 से यहाँ से शुरू होगा, ये हमने लिखा है 50 to 55, आप डायरेक्ट अगर 55 to 70 भी लिख देंगे ना तो चलेगा। ओके, आपने लिख दिया 55 to 70, ये माइल्ड की IQ रेंज हो गई। अब 55 में से 15 माइनस करिए, कितना बचा? 40। तो जो अगली रेंज है वो हो जाएगी 40 to 55। ये किसकी हो गई? मॉडरेट की। मॉडरेट IQ की रेंज क्या हो गई? 40 to 55। अब फिर से 40 में से 15 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 20। थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर करना होगा, है ना? 20 तो सॉरी 25। तो 25 से लेके 40 सीवियर की कैटेगरी हो जाएगी। यानी अगर 25 से 40 के बीच किसी बच्चे का IQ कैलकुलेट होके आया तो वो बच्चा सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काउंट होगा। और बिलो 25 कह दीजिए, 25, यहाँ पे जो फंक्शनिंग होगी ना, हर बच्चा है तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड ही, लेकिन आप ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि कोई चीज़ अगर पानी में तैर रही है, ग्लास में पानी ले लीजिए आप, उसमें ऊपर वो तैर रही है तो उसको उठा के निकालना आसान है, अपने हाथों से ही निकाल देंगे। अगर एक पत्ते को आपने तैरा दिया पानी पे तो उसको आसानी से निकाल देंगे, लेकिन अगर ग्लास में नीचे कुछ डूबा हुआ है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, किसी चीज़ से उसको उठा के बाहर लाना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल को कहने का क्या मतलब हुआ, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे आप। जो बच्चा माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है उसके ऊपर कम मेहनत करनी होगी, उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से उसको बाहर लाने के लिए चीज़ें आसान होंगी, उसके जो सिम्टम्स हैं ना जो यहाँ लिखे हुए हैं वो भी थोड़ा कम लेवल के होंगे। मतलब इस बच्चे का पार निकलना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से आसान होगा। मॉडरेट वाले पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सीवियर पे और ज़्यादा करनी पड़ेगी, और प्रोफाउंड पे तो बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, चाहे एकेडमिक स्किल्स को एक्वायर करना हो, कम्युनिकेशन को हो, धीरे धीरे सब में गिरावट सी आती जाएगी और उसी हिसाब से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी। बिलो 70 तो सभी हैं, लेकिन उसमें भी तो कैटेगरी बन गई है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड 4 वर्ड याद रखिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की 4 कैटेगरीज होती हैं। बिलो 70 हमेशा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी काउंट होती है, राइट? अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकता है, यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है बेसिक वे में, यहाँ पे लिमिटेड हो जाता है कम्युनिकेशन स्किल, और यहाँ पे रिक्वायर्स कांस्टेंट केयर एंड सुपरविजन। उतने हिसाब से उसके लिए लिखा नहीं है स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन के लिए, बट काफ़ी वीक होता है। तो मैंने कम्युनिकेशन वर्ड उठाया, उसी में 4 की कैटेगरी आपको दिखा दी, कैसे वो चीज़ उतना लो होती चली गई अलग अलग केसेस में। तो ये है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। जब भी आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप ये कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है? अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं? जो हमने पार्ट पढ़ा उसमें भी हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात अभी की थी, लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं की थी, लेकिन इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को और समझने के अलावा इसके मेजर्स की बात करेंगे। मेजरली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्रीवियस टॉपिक में कवर हो चुका है, जो एक इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर मेजर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, रेमेडियल मेजर की बात करें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमने अंडरस्टैंड तो कर ली कि क्या होती है, IQ के थ्रू मेजर होती है, ये भी समझ में आ गया। पर अगर हमें किसी के साथ वर्क करना है, किसी बच्चे के साथ में, तो करेंगे क्या? उसके जो भी हमने IQ का स्कोर हमें मिला है उसके बेसिस पर हम ये तो समझ जाएंगे कि उसके अंदर कहाँ कहाँ पे कमियां हैं। फिर हम कुछ ऐसे इंटरवेंशन का यूज़ करेंगे जिसमें मेडिकल ज़रूरी नहीं है, मेडिकल के आगे मैं पहले ही स्टार लगा दूं कि मेडिकल वाली नीड तो डिपेंड करेगी कि वो बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, किस कैटेगरी में फॉल होता है। आप तुरंत उठा के उसको मेडिकेशन के लिए थोड़ी भेज देंगे। तो ये तो एक आपका एक्सेप्शनल बात होगी जो हमने लिखी है, लेकिन उसके अलावा एजुकेशनल तो सभी के साथ होगा, बिहेवियर लेवल पे वर्क सभी के साथ होगा, सोशल स्ट्रेटजीज भी काफ़ी सारी सभी के साथ होंगी, ठीक है? और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि हमारे बच्चे की क्या नीड्स हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं। अगर बच्चा माइल्ड लेवल पर है और वो कर सकता है, वो किसी वजह से, कुछ ऐसी कंडीशंस की वजह से कि उसकी फैमिली में कोई इश्यूज़ हो गए, वो पढ़ नहीं पाया, एकेडमिकली लो होता गया, सेल्फ इस्टीम लो होने लगी,
तो बड़ी बात नहीं है उसको उससे बाहर निकालना, वही जैसे पत्ता तैर रहा है तो उसको उठाकर बाहर निकाल सकते थे ना, वही वाला एग्जाम्पल है। तो अर्ली इंटरवेंशन क्या है, इट इज़ क्रूशियल especially during the developmental years. Program focusing on cognitive stimulation, speech and language therapy and physical exercises help promote developmental milestone. अगर शुरुआती तौर पर हमें किसी बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिलेज नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से आगे सफ़र करे, लेकिन इसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआती तौर पर हम ये कहें कि हम बच्चे के अंदर ये फिगर आउट कर लें कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके स्पीच का डेवलपमेंट हो रहा होता है, लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन को अगर वो टाइमली अचीव नहीं कर रहा है तो हो सकता है बच्चे के अंदर वो डिसेबिलिटी हो आगे चल के। तो हम नोटिस करेंगे कि बच्चे का मोटर कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो कैसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट। और इसमें केवल हम किसी भी बच्चे के ऊपर वर्क करना है ऐसे रैंडमली स्टार्ट नहीं कर देंगे। ये बच्चे आते कहाँ से हमारे पास, ये बच्चे आते हैं जब इनके पेरेंट्स नोटिस करते हैं, वो नोटिस करते हैं कि बच्चा प्री स्कूल में जा रहा है लेकिन वहाँ पे उसका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो टीचर्स भी नोटिस करते हैं। फिर कहीं ये जाके साइकोलॉजिस्ट से कम्युनिकेट करते हैं और हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि आपके बच्चे की कुछ नीड्स जो हैं वो डिफरेंट है औरों से। इस तरह से गाड़ी आगे चलती है। तो अर्ली इंटरवेंशन के अंदर ये हो गया। अब स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज दी जाती हैं। जब भी हमारा बच्चा अगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है तो उसकी आप खुद ही सोचिए, एक बच्चा प्रोफाउंड या माइल्ड मॉडरेट कहीं भी रख लीजिए उसको, वो नॉर्मल बच्चों के साथ अगर पढ़ेगा, मतलब बाकी बच्चों के साथ जो उसके क्लास में है, तो कैसे वो उनके बराबर चलेगा, वो तो लैग कर रहा है ना। तो जो चीज़ कम है उसको सपोर्ट दी जाएगी। जैसे ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई भी दो चीज़ें ले लीजिए, अब एक चीज़ यहाँ ऊपर रखी है और एक नीचे रखी है, अब हमें उसको उसके बराबर ला के साथ साथ चलाना है, तो उसके लिए पहले तो उसको सपोर्ट देके उसके बराबर लाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ इतना पोर्शन जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्स्ट्रा हमें उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। वही है हमारी स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का मतलब हो गया उस बच्चे को लेवल पे लाने के लिए कुछ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाने पड़ेंगे, जिनको हम आईईपी कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये अपने आप में एक टॉपिक है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ये इसमें स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी जब बच्चे के लिए बनाए जाते हैं उसी के हिसाब से हम चलते हैं। जैसे अगर आप एजुकेशन या बीएड वाले कोई स्टूडेंट्स हैं तो समझ जाएंगे कि लेसन प्लान बना के जो पढ़ाया जाता है, आइडियली हम देखें तो हम क्लास में पढ़ाने लगते हैं, जब हम पढ़ाते पढ़ाते प्रो हो जाते हैं तो ये सब की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लेसन प्लान बनाए जाते हैं, लेसन प्लान से चीज़ें चलती हैं, माइक्रो टीचिंग मैक्रो टीचिंग जो होती है। तो ये एकेडमिक में लाइफ स्किल में सपोर्ट करते हैं और काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से इसको बेटर किया जाता है। देन काफ़ी सारी बिहेवियरल थेरेपीज़ भी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि बच्चे का जो बिहेवियर है वो माल एडेप्टिव हो सकता है, इंटरपर्सनल स्किल्स पे वो लो हो सकता है, तो डिफरेंट बिहेवियरल थेरेपीज़ का यूज़ किया जाता है। अब ये भी देखा जाएगा कि कौन सी बिहेवियरल थेरेपी बच्चे के लिए सूटेड हो रही है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगेन हर चीज़ में हमें ये तो ध्यान देना ही है कि उसकी नीड है क्या। कुछ भी थोड़ी उठा के जो हमारे पास है सब कुछ उसे दे देंगे, नहीं, उसकी जो नीड है उसके हिसाब से बात करते हुए उसके बिहेवियर पे वर्क करेंगे। हो सकता है उसको रीइंफोर्समेंट ज़्यादा देना पड़े, उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन प्लान करेंगे और इस तरीके से बिहेवियरल थेरेपीज़ या सोशल स्किल की हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा फैमिली की भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग उसके आसपास जुड़े हुए हैं अगर वो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, राइट, अगर उनके साथ में भी चीज़ों की काउंसलिंग नहीं की जाएगी, उन फैमिली को काउंसल नहीं किया जाएगा, तो अकेला साइकोलॉजिस्ट हो चाहे टीचर हो वो क्या कर लेंगे। एक बच्चा जो है वो हम सभी के लिए सब्जेक्ट बन जाता है और सबको मिलकर उस पर काम करना होता है। तो ऐसे में फैमिलीज़ को भी गाइड करना, सपोर्ट ग्रुप जो है आसपास, सपोर्ट ग्रुप में कौन आ गया, उसके जो सिबलिंग्स हो गए उनको गाइड करना, या फिर टीचर्स के साथ में कम कोऑर्डिनेट करना, ये सब भी एक प्लान रहता है। वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हम तब वर्क करते हैं जहाँ पे हमें बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको हमें बताना होता है कि आप मनी मैनेजमेंट कैसे करोगे, पर्सनल केयर कैसे करोगे, कोई भी आपकी बेसिक लाइफ स्किल्स हैं उनको कैसे रेगुलेट करोगे अपनी लाइफ में कि उसका बेनिफिट ले सको। तो ये समझाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिर साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना, वो ADHD जैसी प्रॉब्लम के साथ में चल सकती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चे को अटेंशन में भी डेफिशिएंसी होना और हाइपर एक्टिव उसका होना उसके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, या किसी वजह से उसको कोई एंग्जाइटी चल रही हो या कोई मूड डिसऑर्डर हो। तो ऐसे में मेडिसिन्स भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। ये मैंने स्टार लगाया था तब आपको ये चीज़ बोली थी कि हम मेडिसिन ऐसे डायरेक्टली उठा के नहीं देते हैं, रेफ़र किया जाता है और उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो ये तो एक लास्ट चीज़ होती है, या फिर ये बेस डिपेंड करता है कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो है वो नॉर्मल स्ट्रैटेजीज़ वर्क कर रही हैं या नहीं।
इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी अप्लाई हो सकती है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है मल्टीपल डिसिप्लिन्स को एक साथ में यूज़ करना, मतलब एजुकेशन, मेडिसिन्स और टीचर्स, पेरेंट्स, सब काउंसलर्स, ये सब मिलके अपने अपने पार्ट से इनपुट देते हैं और मिलकर काम करते हैं, तब वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सब रेमेडियल मेजर्स हैं जिससे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगला है हमारा कि टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ करें हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफ़र करने वाले बच्चों के लिए। Educating children with intellectual disability requires thoughtful planning, patience and a highly individualized approach. स्पेसिफिकली टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की बात हो रही है। अभी जो हमने बात की थी उसमें सारी चीज़ों की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिक हो गए हैं कि टीचर वाले पार्ट पे क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसमें हर बच्चे के लिए आप ऐसे समझ लीजिए उसकी पूरी एक जन्म कुंडली ऐसी तैयार की जाती है। अब ये वर्ड तो बोल दिया मैंने, थोड़ा सा फनी हो गया होगा, लेकिन आपको ऐसे समझना है कि उसके लिए एक टाइप की प्री प्लान करके एक बुक सी बनाई जाती है जिसमें कि एक चीज़ बहुत ही बारीकी से लिखी जाती है और यहाँ पे आउटलाइनिंग स्पेसिफिक रियलिस्टिक गोल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस। हमारा बच्चा क्या कवर कर पाएगा ये असेसमेंट तो हम पहले ही कर चुके होते हैं और उस असेसमेंट के बेस पर हम ये प्लान करते हैं कि उसके गोल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करना है या कौन सा गोल वो अचीव कर पाएगा। बच्चे के लिए अचीवेबल गोल्स ही सेट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कि हम इतने दिनों में ऐसा कर देंगे, नहीं, बच्चे के हिसाब से हमें चलना होगा। फिर टीचिंग प्लान्स में हम बहुत सारी चीज़ों को हम साथ में लेके चलते हैं, जैसे कि मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स, ये इफ़ेक्टिव होते हैं। इंगेजिंग मल्टीपल सेंस थ्रू विजुअल एड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, मतलब अगर हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो अगर उसमें हमने ऑडियो विजुअल भी यूज़ कर लिए, उससे रिलेटेड कोई हमने टीचिंग एड भी यूज़ कर लिया, तो बच्चे की लर्निंग बेटर होगी। बच्चे की जो हम अपना गोल एक्वायर करना चाहते हैं ना, वो स्पीड पकड़ेगा। These strategies support various learning styles and improve attention and retention. अच्छा, रिपीटिशन, यानी कि जब आप देखते हैं मैथ्स जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, आप मैथ्स में एक क्वेश्चन समझाइए, एक एग्जाम्पल समझाइए, उसके बाद आप सिमिलर 10 क्वेश्चन दे दीजिए। कोई भी बच्चा जो उस कॉन्सेप्ट को समझ गया, फिर उसके बाद अगर वो मल्टीपल प्रैक्टिसेस करेगा वो प्रो हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा उसमें। होता है ऐसा, क्योंकि मैं भी मैथ्स टीचर हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें होती हैं। तो रिपीटेशन कराने से इतनी स्ट्रॉन्ग लर्निंग की जा सकती है। मैं खुद भी आप लोगों से भी कहती हूँ कि जैसे आप टॉपिक को टाइम से पहले पढ़ रहे हैं, बार बार देखिए, इतनी बार देखिए कि आपको याद आएगा कि हाँ मैम ने उस वाले में एग्जाम्पल दिया था, आपको वो ऑटोमेटिक वो कनेक्शन बनेगा। तो रिपीटेशन बहुत हेल्पफुल रहता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब हो गया, जब उसने कुछ अच्छा किया तो उसको रीइंफोर्स करा, रिवॉर्ड दिया, प्रेज करा, जिस भी तरीके से आप देना चाहें। कॉम्प्लेक्स टास्क को स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप में बनाना बहुत ज़रूरी है। ये वो बच्चा नहीं है जो बड़ा पहाड़ एक साथ तोड़ ले, उसको पहाड़ भी टुकड़ों में तोड़वाने पड़ेंगे। ऐसे में जितना स्मॉलर और मैनेजेबल स्टेप आप बनाएंगे वो छोटी छोटी चीज़ों में बच्चा कर पाएगा। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि उसकी जो सीखने के जो तरीके हैं उनमें ऐसे टूल्स का यूज़ करना जो उसकी लर्निंग को ईजी बनाए, जैसे कि पिक्टोरियल शेड्यूल्स यूज़ करना, कम्युनिकेशन बोर्ड यूज़ करना, कोई स्पेशलाइज्ड लर्निंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट कम्युनिकेशन। जैसे बच्चा अगर हिंदी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस लैंग्वेज से एसोसिएटेड कोई ऐप है जो उसके पीछे पीछे उन चीज़ों को बोल रहा है, या फिर वो पहले बोल रहा है फिर बच्चा उससे कॉपी कर रहा है। तो ऐसे सपोर्ट टूल्स यूज़ करने से असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब असिस्ट करे, उसको साथ में लेके चले, है ना, क्योंकि बच्चा को आप इंडिपेंडेंटली शुरुआत में नहीं छोड़ सकते। Flexible pacing is vital as students may require additional time to process information and complete tasks. Allowing for extended response time and repeated instructions shows respect for their learning rhythm and reduces frustration. इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट बनाया जाए। टीचिंग की फील्ड में बात हो रही है, रूटीन्स प्रेडिक्टेबल हों, विजुअल टाइम टेबल हों। कुछ चीज़ें आपको लग रहा होगा कई बार यूज़ हो रही हैं, लेकिन वो हम टीचिंग के सेंस में बात कर रहे हैं तो हमने उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। तो कुल मिला के टीचर्स को एक सपोर्टिव और नर्चरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा, तभी चीज़ें हो सकती हैं। ये जो क्वेश्चन है ना 6 मार्कर में पूछा गया है कई बार कि स्पेसिफिकली टीचिंग में क्या ऐसा किया जाए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिले। तो बहुत अच्छे से इसको आप प्रिपेयर करके जाइएगा, कहीं भी आता है और वैसे आएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी में से क्वेश्चन 100% आना है, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड इट्स कॉजेस।
जिसको अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं इंटेंशनली इसे ड्रॉप कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टॉपिक छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, वो इसी से रिलेटेड है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी और कॉजेज़ के अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रह जाएगा, आज जो हमें कवर करना था उसके हिसाब से टाइम लिमिट इनफ हो गया है। मैं ऐसे नहीं चाहती कि मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करके ख़त्म कर दूँ, मुझे ऐसे कोई जल्दी नहीं है कि मैं आपका सिलेबस जल्दी से निपटा दूँ। मैं चाहती हूँ आप जब समझें तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि एग्जामिनेशन में आप लिखें ना तो फिर आप मुझे वहाँ भी याद करें। खैर, तो रेमेडियल प्रोग्राम और ये जो 2 टॉपिक हैं इसको हम नेक्स्ट के संग क्लब कर लेंगे और ऐसा यही ठीक रहेगा। हाँ, काफ़ी कुछ है इसमें, तो सही डिसीजन लग रहा है मुझे अपना। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लर्निंग डिसेबिलिटी ऑनवर्ड्स टॉपिक्स को लेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।